उत्तराखंड में जैसे हम सभी जानते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तराखंड प्रशासन ने कमर कस ली है। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने किसी भी हालात से निपटने की अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया है। चारधाम यात्रा के दौरान हादसे की खबर मिली और एनडीआरएफ की टीम फौरन एक्शन में आ गई। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ के जवान पूरी तैयारियों के साथ पहुंचे। रिहायशी इलाके में आग लगी तो इन जवानों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। खाई में बस गिरने की खबर मिली तो कुछ ही मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। ये तस्वीरें किसी असल हादसे या प्राकृतिक आपदा की नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। दरअसल ये तैयारियां चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने की हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एनडीआरएफ और उत्तराखंड एसडीआरएफ ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मेगा मॉक ड्रिल किया। चमोली, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार में आग, प्राकृतिक आपदा, सड़क हादसे और भूकंप जैसे हालात से निपटने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फुर्ती और मुस्तैदी दिखी। इस मॉक ड्रिल में रेस्क्यू से जुड़ी तमाम एजेंसियों ने भी हिस्सा लिया। चमोली में एनडीआरएफ की टीम को रिहायशी इलाके में आग की खबर मिली। ये आग एक हॉस्टल में लगी थी जिसमें 20 लोगों के फंसे होने की खबर थी। हादसे की खबर मिलने के चंद मिनट में ही फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू के दौरान हादसे वाली इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घायलों को इलाज देने के लिए पास में ही एक अस्थायी अस्पताल बना दिया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने इस मॉक ड्रिल में अपनी काबिलियत का परिचय दिया और बेहद कम समय में पूरी इमारत को खाली करा लिया। देखो, चारधाम और आपदा प्रबंधन को लेते हुए, क्योंकि अभी समय भी शुरू हो गया आपदा का, तो एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था जिसमें 4 हमारे मेन एस्पेक्ट्स रखे गए थे। एक तो अग्नि, जो आग लग गई थी अर्बन एरिया में हमारे सैनिक विश्राम गृह में, और दूसरा डुंगरी पंथ में अर्थक्वेक था 7 मैग्नीट्यूड का। थर्डली चमधार में एक लैंडस्लाइड हो गया था जिससे रोड ब्लॉक हो गई थी, और चौथा कलियासौड़ में बस एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी सबने, जो भी हमारे आईआरएस टीम थी, उसने अपने अपने जो भी मेंबर्स थे उन्होंने अपने अपने जो दायित्व है पूर्णतः निभाते हुए सभी को सक्सेसफुली रेस्क्यू किए। मॉक ड्रिल का दूसरा हिस्सा भूकंप और लैंडस्लाइड से जुड़ा था। भूकंप की वजह से चमोली के रास्ते में लैंडस्लाइड हुई। इसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का काम शुरू हो गया। एनडीआरएफ के जवानों ने बहुत कम वक्त में रास्ते से पत्थर हटाए और महज 40 मिनट में ट्रैफिक खोल दिया। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा परेशान बद्रीनाथ राजमार्ग बंद होने से होती है। ऐसे में ये मॉक ड्रिल चारधाम यात्रा को सफल बनाने में बेहद कारगर साबित हो सकती है। तीसरे मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम को खबर मिली कि बद्रीनाथ हाईवे पर एक बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। बस में करीब 25 मुसाफिर सवार थे। खबर मिलते ही कर्णप्रयाग एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ के जवान बिना वक्त गवाए फौरन रस्सी की मदद से खाई में नीचे उतरे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभ्यास किया। हम लोगों को आज जो यहाँ पे मॉक ड्रिल हुआ था, इसमें सूचना मिली थी कलियासौड़ में एक बस एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोगों की टीम वहाँ पे गई और हम लोगों की टीम द्वारा वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। और साथ ही एक मॉक ड्रिल था अर्थक्वेक का, जो कि डुंगरीपन गांव में हुआ था, जहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया गया। टिहरी में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की फुर्ती दिखी। यहाँ मॉक ड्रिल में 7.4 तीव्रता के भूकंप के दौरान रेस्क्यू का अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ के जवानों ने आपदा के शिकार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में हुए इस मॉक ड्रिल को सफल बनाने में कई जिला प्रशासन ने मिलकर काम किया। पर्यटन विभाग की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की साइट है, उस पे इस साल बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। उससे ये पता चल रहा है कि पूरे देश में जो अलग अलग प्रदेशों में श्रद्धालु हैं
उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है केदारनाथ और बद्रीनाथ और चारों धाम की यात्रा के लिए। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, उसी में हम लोग सब लगे हुए हैं, पर्यटन विभाग भी लगा हुआ है। इस मॉक ड्रिल के दौरान सिर्फ आपदा प्रबंधन ही नहीं, दूसरी तमाम एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अगर तैयारियां पूरी हों तो किसी भी चुनौती से निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, टिहरी से कृष्ण गोविंद, पौड़ी से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल हुई है। यहां एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा नदी में बह रहे कुछ लोगों को बचाया। मॉक ड्रिल के दौरान हादसे की सूचना मिलने के बाद बेहद कम समय में ये जवान मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू राफ्ट के साथ इन जवानों ने चंद पलों में ही पानी में बह रहे लोगों को बाहर निकाल लिया। उफनती नदी के बीच फंसा एक शख्स, लेकिन एसडीआरएफ के जवानों ने बचा ली जान। ये कोई हादसा नहीं बल्कि हरिद्वार में हुई एक मॉक ड्रिल की तस्वीरें हैं। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हरिद्वार में 2 जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान एसडीआरएफ की टीम को गंगा नदी में कुछ लोगों के गिरने की खबर मिली। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू बोट के साथ मौके पर पहुंच गई। इस टीम ने पानी में बह रहे लोगों को डूबने से बचाया। पानी से बाहर निकालने के बाद कुछ लोगों को सीपीआर देने का अभ्यास किया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेज दिया गया। मॉक ड्रिल आज हमें सूचना मिली थी सीसीआर के माध्यम से कि उक्त घटनास्थल पर कम से कम कुछ लोगों के अफरा तफरी और पानी का जलस्तर बढ़ने से कुछ अफरा तफरी बच गए। तो हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम मौके पे पहुंचे। मौके पे देखा कि 7-8 लोग बह रहे हैं पानी में। इस पर तुरंत हमारी टीम एसडीआरएफ द्वारा अपनी राफ्ट और अपने इक्विपमेंट के साथ पानी में उतरे और उन 6-7 लोगों को हमने बचाया और सकुशल सभी को हमने क्या था एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और बेहद कम वक्त में मौके पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया। ये तैयारियां इस बात का प्रमाण हैं कि रेस्क्यू टीमें हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और ये जवान चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बाद अब आपको लेकर चलते हैं महादेव की नगरी काशी में, जहां विश्वनाथ मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इन दिनों काशी धाम शिव भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। कॉरिडोर बनने के बाद से ही पिछले कुछ सालों में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच गई है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद यहां पर लगभग 16 करोड़ भक्तों ने विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। 2017 से 2023 तक बाबा विश्वनाथ के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में औसतन 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। विदेशी पर्यटकों और दर्शनार्थियों की संख्या में 2019 से 2023 तक औसतन 4 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात पैरा कमांडो मधुसूदन सुर्वे की, जिन्हें उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। मधुसूदन की वीरता और बलिदान पर एक फिल्म बन रही है, जिसे 26 जनवरी 2025 को रिलीज होने किया जाएगा। ये फिल्म मुख्य रूप से कमांडो मधुसूदन की बायोपिक होगी। इस फिल्म मधुसूदन के किरदार में रणवीर सिंह दिखेंगे। मधुसूदन एन सुर्वे, एक ऐसा नाम जो वीरता का पर्याय बन गया है। पराक्रम जिनके रोम रोम में आज भी बसता है। इन्हें इनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा भी गया है। अब मधुसूदन का यही शौर्य सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाला है। भारत माता की इस वीर सपूत पर जो फिल्म बन रही है, उसमें मधुसूदन की भूमिका में रणवीर सिंह नजर आएंगे, जबकि फिल्म में आलिया भट्ट हीरोइन का रोल निभाती दिखने वाली हैं। और फिल्म के राइटर और डायरेक्टर होंगे नीरज पाठक। ये मूवी जब आएगी
तो शायद सभी भाषाओं में आएगी और बहुत ही जल्दी 26 जनवरी का ही वो दिन होगा जिस दिन अपनी ये मूवी रिलीज होगी और पूरे भारतवासियों को नहीं तो पूरे दुनिया को देखने को एक मिलेगा कि त्याग कैसा होता है और त्याग के पीछे की जो कहानी है वो आपको सबको देखने के लिए मिलेगी। मधुसूदन सुर्वे पैरा कमांडो रह चुके हैं। मणिपुर में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ ऑपरेशन हिफाजत को सफलतापूर्वक अंजाम दिया बल्कि कई आतंकवादियों को ठिकाने भी लगाया। ऑपरेशन के शुरुआत में ही इन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया। उसके बाद बारी बारी से कई दुश्मनों का सफाया किया। ग्रेनेड तैयार किया और उस ग्रेनेड उस घर के अंदर दाखिल किए। उसके अंदर बैठे थे उनके 3 कमांडर और उनके 5 सहायक, मतलब जो उनके खाना बनाने वाले, सबके सब ब्लास्ट। और उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि बाहर से आतंकवादी जो बैठे हुए थे जंगलों में छुप के, वो उस घर के ऊपर आने के लिए तैयार हो गए। और हर कमांडो मेरा जहां जहां पे बैठा था, उन्होंने जैसे जैसे बाहर से आ रहे थे एक एक को चुन चुन के मार रहे थे, क्योंकि हमारा कमांडो का एक ही मोटो होता है, एक गोली एक दुश्मन। और ऐसे में हमने ये ऑपरेशन पूरा सक्सेस किया। मेरे साथी को गोली लग गई। साथी को गोली लगने के बाद मैं उसको उठाने के लिए गया। मौसम खराब हो गया और ऐसे में ब्लैकआउट हो गया, दिखना बंद हो गया। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। जैसा ही मैंने अपने साथी को उठाया तो एक आतंकवादी ऊपर से आता है और उसने मेरे ऊपर फायर किया, ऑटोमेटिक फायर किया, बस्ट किया। 7 गोलियां मेरे लेफ्ट पैर में लगी। तुरंत मैं जमीन के ऊपर गिर गया। मेरा साथी मेरे कंधे के ऊपर था, वो लुढ़कते लुढ़कते नाले में चला गया। वो आतंकवादी दोबारा खड़ा हो गया। उसने सेकंड बर्स्ट निकाला। 2 गोलियां मेरे राइट पैर में लगती है, पूरा पैर मुड़ के कमर के ऊपर चिपक जाता है। तब तक वो आतंकवादी चुप नहीं बैठा। उसने तीसरा बर्स्ट निकाला, 2 गोलियां मेरे पेट में लगी। जिस आतंकवादी ने मधुसूदन को गोली मारी थी उसका भी इन्होंने काम तमाम कर दिया, लेकिन 11 गोली लगने के बाद भी इन्होंने पूरी रात उसी जंगल में गुजारी। सुबह में ही मदद मिल सकी। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेज दिया। इम्फाल में हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर के ऊपर आतंकवादियों ने फायर किया। हेलीकॉप्टर ने बोला कि ऐसे मौसम में हम नीचे डाउन नहीं हो सकते, उनको सुबह तक बचा के रखो, क्योंकि टाइम हो गया था, 4 बज गए थे और 5 बजे के करीब नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और वो भी जंगलों में इतने हाइट के ऊपर 15 या 16 हजार फीट की हाइट, और उसमें अंधेरा होना स्वाभाविक है। मौसम बारिश का है, बादल आ गए, पूरा मौसम ब्लैकआउट हो गया और ऐसे में हेलीकॉप्टर निकल गया। मेरे साथी ने मुझे एक सेफ जगह पे लेके आए। उसने पूरा चेक किया गोली कहाँ कहाँ लगी है। मेरे साथी ने बोला, सर अभी आपको डरने की जरूरत नहीं, मैं मॉर्फिन का इंजेक्शन दे रहा हूँ। फिर उसने मुझे इंजेक्शन दिया, फिर थोड़ा सा राहत मिल गई। और ऐसे में सारी रात हम जंगल में पड़े रहे और लड़ते रहे। लड़ते लड़ते बीच बीच में ऐसा होता था कि जब अंदर से चुभना शुरू हो जाता ना, हार्ट के ऊपर गोली जब ऊपर की तरफ चलती है तो अंदर पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर कान से, आंख से, नाक से खून आना शुरू हो गया। फिर ऐसे में सारी रात निकलती रही और मेरा साथी इंजेक्शन देते रहे, मॉर्फिन का इंजेक्शन देते रहे। और ऐसे में सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर से मुझे लेके इम्फाल में चले गए। मधुसूदन इस ऑपरेशन में अपने मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अपने सहयोगी अफसर को बचाने के लिए गए, 11 गोलियां खाई, रात भर तड़पते रहे, मौत से भी जंग लड़ते रहे और आखिरकार इन्होंने जीत हासिल की। ऑपरेशन हिफाजत से पहले भी मधुसूदन कई ऑपरेशन में शामिल होकर देश को गर्व का मौका दे चुके हैं। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन थे जो मुझे लड़ने का मौका मिला, जैसे कि ऑपरेशन राइनो आसाम, ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन पराक्रम जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड, ऑपरेशन हिफाजत 1 मणिपुर, ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर, ऑपरेशन विजय जो कारगिल से नाम से आप सब जानते हो, वो ऑपरेशन कारगिल। और वो भी 19,000 फीट के ऊपर लड़ाई लड़ी और जहां पे 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को तोलोलिंग जैसी पहाड़ी मिली थी और उसके ऊपर हमने फतेह हासिल करी थी। उम्मीद है कि मधुसूदन की बहादुरी पर बन रही फिल्म 26 जनवरी 2025 को पर्दे पर दस्तक देगी और देश को अपने वीर सपूत की बहादुरी से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उस मौसम की जिसने दुनिया भर को चौंका रखा है। जो दुबई गर्मी और तपती रेत के लिए जाना जाता है, वो बारिश से परेशान है। वहीं भारत समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी है। दुनिया में जिस तरह से मौसम बदला है, उसे लेकर वैज्ञानिक हैरान हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने बता रही हैं कि दुनिया में मौसम का पैटर्न कैसे लगातार बदलता जा रहा है। दुबई पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एहतियातन स्कूलों में छुट्टी और वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट ने दुबई को कई उड़ानों पर ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर जो दुबई भीषण गर्मी के लिए दुनिया भर में जाना गया, वहीं दुबई इस बार अप्रैल महीने में भारी बारिश के सैलाब में डूब सा गया था। हर कोई हैरान था, आखिर इतनी बारिश शायद ही दुबई के इतिहास में कभी हुई हो। उस विकट हालात से दुबई वाले उबर भी नहीं पाए कि एक बार फिर भारी बारिश और तूफान की आफत वाला ट्रेलर इन तस्वीरों से दिख रहा है। कुछ दिन की राहत के बाद दुबई में फिर से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते यहाँ लोग एक बार फिर से टेंशन में आ गए हैं। रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो बीते 24 घंटे में 6.26 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बाहरी तौर पर देखने में भले ही सड़कों पर बहते पानी को चीरती ये गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं, मगर हकीकत ये है कि इस बारिश ने दुबई की रफ्तार ही रोक दी है। वहीं भारी बारिश के अलर्ट के बाद से तो कई शहरों में जल भराव की आशंका फिर से बनी हुई है। यूएई के मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे देश में हैवी रेन का अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी को किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा रहा। यही वजह रही कि यहाँ के तमाम स्कूल, ऑफिसेज और बस सेवाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। खबर ये भी है कि दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द की गई हैं। दुबई मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी है। नागरिकों को भी जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मनोरंजन पार्क हो या समंदर तट, सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। पिछले महीने यूएई में भारी बारिश के साथ तेज तूफान चला था। उस वक्त पानी का एक छत्र राज्य था। भयंकर जल भराव के हालात से दुबई उबरा भी नहीं कि अब एक बार फिर भारी बारिश और तूफान की चेतावनी ने दुबई वासियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मौसम विभाग ने आज दिल्ली में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कल यानी 4 मई को गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। यानी दिल्ली पर मौसम की मेहरबानी के आसार हैं। देश के दूसरे हिस्सों में मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस साल अप्रैल का महीना सबसे गर्म रहा। साल 1901 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा दिनों तक लू चली। ऐसे में सवाल है कि मई में क्या होगा। मई का ये पहला हफ्ता है। इस समय देश के कुछ हिस्से भयानक गर्मी का सामना कर रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत दक्षिण भारत के कई राज्य शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उड़ीसा और झारखंड में हीट वेव का असर कम हुआ है। वहीं बंगाल में हीट वेव की स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। कई राज्यों में थोड़ा बादल और बारिश के कारण से और मॉइस्चर का भी थोड़े इंकर्जन होने से हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम हो गया है। जैसे कि आपका उड़ीसा में, झारखंड में थोड़ा कम हो गया है, मगर बंगाल में जहां काफी दिन से सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा है वो अभी भी जारी है।
हमारा जो फोरकास्ट है अगले 2 दिन के लिए ऐसा ही सीवियरिटी बंगाल में बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 और 7 मई को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। यानी अभी कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर का मिजाज नरम रहेगा और दिल्ली वालों को कुछ दिन तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में कई दूसरे राज्यों को भी लू के थपेड़ों से राहत की उम्मीद है। उड़ीसा में आज से ही ऑरेंज अलर्ट कर दिया है, यानी कि एक स्टेप नीचे कर दिया है अगले 4 दिन के लिए। और बिहार और नीचे साउथ में कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्य में पूरा ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया जहां हीट वेव का स्थिति बहुत गंभीर है, वहां चौथे दिन यानी कि 5 या 6 तारीख से हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसके कारण से आपका अलर्ट का लेवल भी कम हो जाएगा। इस समय भारत में मौसम के कई रूप नजर आ रहे हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के हालात बने हुए हैं, तो वहीं तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं केरल में हीट वेव के चलते सभी शिक्षण संस्थाओं को 6 मई तक बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नजर डाल लेते हैं आज के तमाम वायरल वीडियोज पर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। गर्मी का मौसम है, लोग गर्मी से बचने के लिए अलग अलग सुविधाएं, संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में दिख रहे महाशय ने गजब का जुगाड़ लगाया है। पहले इन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला, उसके आगे कूलर लगाया और फिर कूलर से एसी का मजा लेने लगे। और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। किसी ने जुगाड़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिस पर हर कोई मजेदार कॉमेंट कर रहा है। गांव में बोरवेल पर पानी के साथ बच्चों का खेलते हुए का ये वीडियो आपने शायद पहली बार देखा होगा, लेकिन बोरवेल का ऐसा इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया के यूजर्स दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कैसे बड़ी नाली बनाई गई है, लेकिन बच्चे कहां मानने वाले। उन्होंने वाटर स्लाइड का आनंद देने के लिए गजब का जुगाड़ निकाला। इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। और अब बात उस वीडियो की जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो रहे हैं। इस वायरल वीडियो में एक छोटा सा बच्चा उदास सा बैठा है। तभी उसे एक नर्स चश्मा पहनाती है, जिसके बाद उस बच्चे को दिखाई देने लगता है और वो अपनी मां को देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। भावुक करने वाले इस वीडियो के तारीफ में यूजर्स कसीदे पढ़ रहे हैं। What do you think, Mom? What do you think? Can you see? अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो है वो आपको हैरान कर देगा, परेशान कर देगा। इस खास वीडियो में एक बस में एक युवा सीट पर बैठा है, तभी एक बुजुर्ग उसे सीट से उठने के लिए कहते हैं ताकि वो सीट पर बैठ सके। बुजुर्ग को क्या पता कि सीट पर बैठा हुआ युवा दिव्यांग है, लेकिन जब सीट से दिव्यांग युवा उठकर बुजुर्ग को सीट देता है तो बुजुर्ग हतबद रह जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से रच बस गया है और अब तो इसकी पहुंच कूटनीति की दुनिया तक आ गई है। यूक्रेन ने अपनी पहली फीमेल एआई प्रवक्ता को लॉन्च किया है। ये फीमेल प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के लिए लॉन्च की गई हैं, जो युद्ध संबंधी अपडेट दिया करेंगी। प्रवक्ता का नाम विक्टोरिया शी रखा गया है। एआई प्रवक्ता को इसलिए बनाया गया है ताकि वो पहले से तैयार मंत्रालय के बयानों को पढ़ सके, यानी बयान तो इंसान ही लिखेंगे, लेकिन उसे पढ़ने के लिए एआई अवतार का इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एआई राजनयिक का लहजा और आवाज यूक्रेनी गायिका और टीवी सेलिब्रिटी रोजाली नॉम्ब्रे जैसी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में शी ब्लैक सूट में नजर आई और उन्होंने अपना नाम विक्टोरिया शी और खुद को डिजिटल प्रवक्ता बताया। वीडियो में विक्टोरिया ने खुद के बारे में जानकारी दी, अपने काम के बारे में बताया। बात करते हुए विक्टोरिया अपना सर और हाथ भी हिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। The only original videos with my statements are those that contain such a code and a link to the official website of the ministry.
यूपी की 2 हाई प्रोफाइल सीट अमेठी और रायबरेली से कौन कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर देगा साफ हो गया है। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तो तय कर दिए हैं। हाईकमान ने बड़ा बदलाव अमेठी को लेकर किया है। इस बार राहुल गांधी अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार राहुल वायनाड के अलावा अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। दोनों नामों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। राहुल गांधी अब तक अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनकी सीट बदल दी है। इसी के साथ केएल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में होंगे। तो आज रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, इसलिए पूरा गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी में मौजूद है। प्रियंका गांधी अमेठी के उम्मीदवार केएल शर्मा के साथ अमेठी में हैं और उनके लिए प्रचार कर रही हैं और उसके बाद नामांकन में उनके साथ रहेंगी। जबकि रायबरेली में राहुल के साथ उनकी मां और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी मौजूद हैं। यहां भी राहुल गांधी शक्ति प्रदर्शन करने के बाद पर्चा दाखिल करेंगे। और उधर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में राहुल गांधी की रायबरेली आने पर चुटकी ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अब वायनाड में हार के डर से रायबरेली पहुंच गए हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही हुई बातें। देख लेते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि किसी दिन अगर आपके सामने कोई समस्या ना आए तो समझ लीजिए कि आप गलत मार्ग पर हैं। तो लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। और इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में सोमवार को। आप सभी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।